हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स और जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड की। पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स अफेक्ट जो है फॉरेन ट्रेड के। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सपेंशन इन साइज़ ऑफ मार्केट। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इंडस्ट्रियल सरप्लस होता है प्रोडक्शन का, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की यदि आप बात करें तो उनके पास भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे टी, कॉफ़ी, स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस का सरप्लस प्रोडक्शन होता है। और फॉरेन ट्रेड के थ्रू सरप्लस प्रोडक्शन को दूसरे कंट्रीज़ में बेचा जा सकता है, जिससे आपका जो मार्केट का साइज़ है वो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है टेक्निकल प्रोग्रेस। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेफिसिट पाया जाता है। ऐसे में यदि हमें लेटेस्ट इनोवेशंस का फ़ायदा उठाना है तो हमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है, ताकि हमारी जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, इनको वो टेक्नोलॉजी मिल सके और ये इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इन इंडस्ट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस को भी साथ के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल इंक्रीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि जो इनएफिशिएंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि उन्हें अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए। यदि उन्हें अपने मार्केट में बने रहना है, उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड करने होंगे, जिससे एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज। इंटरनेशनल ट्रेड से हर कंट्री को एक मौका मिलता है कि वो अपनी रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाए और ऐसी चीज़ों का निर्माण कर पाए जिनमें उनको कंपैरेटिवली लो कॉस्ट आती है। तो ऐसे गुड्स के एक्सपोर्ट करते हैं वो जहाँ पर उन्हें किसी न किसी तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज होती है, और जहाँ डिसएडवांटेज होती है ऐसी चीज़ों का वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में हर एक चीज़ आपको घर पर बनाने की यानी होम कंट्री में बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है ऐसे गुड्स में जो आपके लिए ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज रखती हों, तो आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं ऐसे में, और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लो प्राइजेस के साथ बेटर क्वालिटीज़ वर्ल्ड में सर्व कर सकते हैं। हेल्प्स टू चेक इन्फ्लेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ की यदि बात करें, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली यहाँ, तो पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज पाई जाती है और ऐसे में जो एग्रीगेट डिमांड है इकनॉमी में वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकवर्ड पोजीशन में ही है, और जिसके कारण यहाँ पर जो गुड्स का मैन्युफैक्चर होना है वो लिमिटेड पाया जाता है, और हाई डिमांड और लेस सप्लाई अपने आप में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करते हैं। और इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हम ख़त्म कर सकते हैं दूसरे नेशन से ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कर कर जहाँ पर जिन चीज़ों की कंट्री में ज़रूरत है। हेल्प्स टू फेस नेचुरल कैलेमिटी। पहले क्या होता था, ज़्यादा इंडिया को फ्लड्स और ड्रोट्स फेस करने पड़ते थे। अभी भी कभी कभार सुनामी और अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो जब भी नेचुरल कैलेमिटी आती है किसी भी तरीके की, तो ऐसे में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर आता है, साथ ही साथ जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या ज़रूरत होती है ऐसे में कि हम जो शॉर्टेज आ गई है फूड ग्रेन्स की उसको इम्पोर्ट कर पाएँ। तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी इस रिगार्ड में हेल्प करता है। हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अगर कंट्री में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं तो हम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सरप्लस नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं, और फॉरेन ट्रेड के थ्रू ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ हो सके और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर या नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर कर फर्दर एक्सपोर्ट किया जा सके।
तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ अराइज होती हैं। आप नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यदि सरप्लस है, और आपको उनको फर्दर रिफाइन कर कर प्रोसेस कर कर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन ट्रेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। जो बंदे डायरेक्टली फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उनका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरी तरफ जो बंदे ऐसे हैं जो कि ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट होनी है, तो वो भी इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं। तो फॉरेन ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन ट्रेड से कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है, स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को इंड्यूस करती हैं कि वो ज़्यादा सेव करें और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन इससे होता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट करता है प्रोडक्शन को इकनॉमी में और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। फॉरेन ट्रेड के थ्रू हम बेटर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैपिटल गुड्स ला सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और हमारी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास अब बेहतर एम्प्लॉयमेंट और इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, साथ ही साथ बेहतर वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ऐसी गुड्स जो आपके कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी और जो आप पहले कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। फॉरेन ट्रेड आपको उन गुड्स को कंज्यूम करने का भी मौका देता है। इसी के साथ फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। यहाँ आपका जो एडवांटेज है वो फॉरेन ट्रेड क्या हेल्प कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इजीली इंपोर्ट की जा सकती हैं, और जो भी चीज़ें बनेंगी आपके देश में वो इजीली एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अफेक्ट, फॉरेन ट्रेड के इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ये कैसे देख सकते हैं आप? गुड क्वालिटी ऑफ लिटरेचर के फील्ड में देख सकते हैं आप, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, हर एक फील्ड में आपके पास फॉरेन बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल होती हैं, और आप गुड क्वालिटी के बुक्स और जर्नल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी लिटरेचर मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, एक दूसरे के क्लोज लाता है, तो ऐसे में डिफरेंट कंट्रीज़ और वहाँ के लोगों को मौका मिलता है कि वो एक दूसरे के कल्चर को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। गुड रिलेशंस अमंग डिफरेंट नेशंस, फॉरेन ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करने में एक अहम भूमिका निभाता है अमंग डिफरेंट ट्रेडिंग नेशंस, और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की यदि आप बात करते हैं तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम। हमने पहले भी जब हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे थे इंडिया के, तो ये डिस्कस किया था कि इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात करें तो ज़्यादातर आपको नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलता है, या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। और केवल दो ही आपके साल ऐसे थे 72, 73, 76 और 77 का, जहाँ पर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको देखने को मिलता है, और अमाउंट ऑफ डेफिसिट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इंडिया को डिपेंड करना पड़ रहा है कि वो फॉरेन कंट्रीज से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, लेकिन इस लोन का इंटरेस्ट बर्डन भी उसे कैरी करना पड़ रहा है। तो एक्सटर्नल इनडेप्टनेस की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है इंडिया को। दूसरा क्या है? डिटेरियोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड वो रेट है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड की यदि बात करें तो इंडिया के लिए वो लेस फेवरेबल रहा है, और इस लेस फेवरेबल या अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड के कारण आप देख सकते हैं कि इंडिया से बहुत सारी जो इनकम है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ फ्लो हो रही है। लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स।
प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, इनका अहम हिस्सा है एक्सपोर्ट्स में। और इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, कि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? पहली प्रॉब्लम है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इनकम इलास्टिक है, यानी कि अगर इनकम में इंक्रीज़ होगी कंज्यूमर्स के, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में बहुत ही कम इंक्रीज़ देखने को मिलता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार कम होती जा रही है या नियर रिप्लेसमेंट लेवल आ गई है, तो वहाँ पर डिमांड कम है प्रोडक्ट्स के लिए। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बहुत सारे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इंटरनेशनल मार्केट में उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे रबर, जूट, किसी तरह का भी प्रोडक्ट हो। तो ऐसे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से इनको डायरेक्ट कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन में ये प्रोडक्ट्स पिछड़ रहे हैं। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अब इंडिया के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो टेक्निक्स पाई जाती हैं वो बहुत ही पुरानी है, इन्फीरियर है। इससे जो प्रोडक्शन यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है उसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण प्राइसेस हाई पाए जाते हैं, साथ में क्वालिटी में सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में तवज्जो नहीं मिलती। एसेंशियल इम्पोर्ट्स। अब बहुत सारे इंपोर्ट्स ऐसे हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र्स, जिनकी डिमांड लगातार इंडिया में बढ़ती जा रही है और जिनको चाहकर भी इंडिया कम नहीं कर सकता। और ये इंपोर्ट्स बहुत ही एसेंशियल हैं, लेकिन ये इंपोर्ट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं इंडिया के लिए। डंपिंग की यदि बात करें तो चाइना जैसे कंट्रीज़ ऐसी प्रक्रिया में लगातार इन्वॉल्व हैं। वो सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया की मार्केट में डंप कर रही हैं, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक कंपटीशन या एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स। इंडिया की पॉपुलेशन क्योंकि लगातार इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन गुड है उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपका जो एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस है वो कम जनरेट हो पा रहा है। बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडिया का इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है जो काफ़ी बैकवर्ड देखने को मिलता है। वहाँ लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ मॉडर्नाइज्ड प्लांट्स हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स है। ऐसी कंडीशंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, या चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हैं, चाहे वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, उनके एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटी लीस्ट हो जाती है। बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हैं, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग। ये सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी वीक हैं। अंडर डेवलप्ड सी पोर्ट्स हैं, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो व्यापार है वो सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, सी रूट्स के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं अपने आप में हर्डल्स फॉरेन ट्रेड के लिए। फॉरेन कंपटीशन। अब ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकनॉमी को बाकी इकनॉमीज़ से जोड़ दिया है। वर्ल्ड लेवल पर सारी इकनॉमीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुकी हैं एक दूसरे से, तो इससे फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और इसके कारण बहुत हाई लेवल का कंपटीशन इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि बांग्लादेश इंडिया का एक बहुत बड़ा राइवल है जूट एक्सपोर्ट्स की यदि हम बात करते हैं। फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। सबसे बड़ा जो सेगमेंट है एक वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है और क्रूड ऑयल का है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, और लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हाई प्राइस लेवल। आउटडेटेड टेक्निक्स को यूज़ करने के कारण इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इसीलिए इंडिया की जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। इसके अलावा यदि बात करें तो इंडिया की जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं वो लो क्वालिटी हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के गुड्स के कंपैरिजन में। इंडिया का जो मार्केट साइज़ है वो आज भी काफ़ी लिमिटेड है। इंडिया केवल कुछ कंट्रीज़ से ज़्यादा
फॉरेन ट्रेड निभा रहा है। लैक ऑफ पब्लिसिटी भी इंडियन गुड्स को फेस करनी पड़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके कारण उसके एक्सपोर्ट की डिमांड राइज नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे इंडिया की छवि ख़राब होती है। वो जिस तरह का सैंपल दिखाते हैं उस तरह की गुड्स को सप्लाई नहीं करते, तो फॉरेन इंपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो कंपैरेटिवली कम इंपोर्ट करना पसंद करते हैं इंडिया से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको रिमूव किया जाए तो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है और इंडिया के अननेसेसरी इंपोर्ट को हमें कम करना होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट के लिए हमें सब्स्टिट्यूट्स तलाशने होंगे या सेल्फ सफिशिएंसी की ओर मूव करना होगा, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम फेवरेबल कंडीशन में ला सकें।